दो तीन बातें हैं। पहला तो यहाँ पे आए थे हम कि ये मेरी श्योरिटी वापस कर दें अगर बाहर नहीं जाने देते, और नैब ने आज जो है वो 2 हफ्ते का टाइम मांगा है कि वो जो नया लॉ आया है कि उसके बाद वो केस चलाना चाहते हैं या नहीं चला सकते। तो ज़ाती तो ये मामला है। इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है वो एक बड़े अहम मोड़ के ऊपर है, और ये हफ़्ता पाकिस्तान की अगली जो सियासत है उसको मुतय्यन करेगा। मौलाना फजलुर रहमान का किरदार बहुत ही अहम है। अब तक जिस तरह से वो पूरी अपोजिशन को साथ लेके चले हैं, जिस तरह उन्होंने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए हैं, वो उनकी मामला फहमी का, वो उनकी सियासी सूझबूझ का और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर उनको जो एक मुकम्मल अबूर हासिल है उसकी वो एक एविडेंस है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम की जो उम्मीदें हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के इसी किरदार से वाबस्ता है। और जिस तरह से उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत की, जिस तरीके से उन्होंने अदलिया के बुनियादी ढांचे को तब्दील करने की मुखालफत की, इसके ऊपर इससे उनका सियासी कद में बड़ा इजाफा हुआ है। इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी जमात है वो तो तहरीक इंसाफ है, लेकिन जो सबसे अहम किरदार है वो मौलाना फजलुर रहमान का है। और रात की जो मुज़ाकरात की जो तफसीलात अब सामने आई हैं, इस पे जितना दुख का इजहार किया जाए कम है कि नवाज़ शरीफ जो हैं और आसिफ जरदारी जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स चाहते हैं पाकिस्तान में। यानी वो लोग जिनको उनके लोग जो हैं वो जमहूरियत के लिए इतना समझते रहे कि वो जमहूरियत की बात करते हैं या जमहूरियत के लिए खड़े होते हैं, दरअसल वो तो मार्शल लॉ ही की पैदावार थे और मार्शल लॉ ही के असूलों को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी ने अपनी जो समझे कि मौका परस्ती की जो पुरानी उनकी एक सियासत है उसी के ऊपर रिलाई किया, और मिलिट्री कोर्ट्स की हमायत करना इन दोनों जमातों की तरफ से एक तमांचा है उन तमाम लोगों के मुंह पे जो इन जमातों को जमहूरी समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने ना सिर्फ ये कि इसकी मुखालफत की है, बल्कि साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इसको आइन को तहवाला करने की कोशिश की गई तो फिर एक हजूम को आप बुला रहे हैं। तो अगर आज मौलाना फजलुर रहमान को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, उनको रोंद के अगर तरमीम की जाती हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि तहरीक इंसाफ, JUI और वकला, ये तीनों फिर एक बहुत पोटेंट फोर्स है जिसका मुकाबला करना इस हुकूमत के बस में नहीं होगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अभी ये जो हफ्ता है इसके हीरो तो मौलाना फजलुर रहमान है, और वो देखते हैं कि इस मैच को अब किधर लेके जाते हैं। सर जैसे आप मौलाना की बात कर रहे हैं कि मौलाना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन सर ये बातें भी सुनने में आ रही है कि इस वक्त जो हुकूमत का फोकस ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए, तो वो इस रास्ते में मौलाना उनके साथ देंगे कि अगर उनको हटा दिया जाए, बेंच में उनको शामिल ना किया जाए? नहीं, बेंच में तो मंसूर अली शाह साहब नहीं, हुकूमत तो सुप्रीम कोर्ट को ही ख़त्म करना चाहती है। तो अब देखते हैं कि इसमें जजेस खुद भी तो कोई अपना किरदार अदा करें ना। अगर मंसूर अली शाह साहब ने, अतर मिनल्ला साहब ने, मुनीब अख्तर साहब ने सिर्फ ये करना है कि दूसरे उनकी लड़ाइयाँ लड़ें और वो घर पे बैठे रहें, इस तरह तो नहीं होता। मेरा ये ख्याल है कि पॉलिटिशियंस ने, लॉयर्स ने, और अब मौलाना फजलुर रहमान ने, इमरान खान ने, तमाम लोगों ने अदलिया की आज़ादी के लिए अपना किरदार अदा किया है। अभी तक अगर किसी ने किरदार अदा नहीं किया तो वो जजों ने किरदार अदा नहीं किया, तो जजों के अपने किरदार की भी अब ज़रूरत है। अच्छा, PTI ने कल दोबारा एहतजाज की कॉल दी हुई है, आप क्या समझते हैं कि D चौक व एहतजाज बेहतर था या पूरे मुल्क में जो एहतजाज है? देखिए, तहरीक इंसाफ इस वक्त खलंडरे लड़कों के हाथ में आई हुई है, उनको कोई पता नहीं चलता। 1 घंटे बाद पहले वो कहते हैं कि हम तमाम कमेटीज़ को बाइकआउट कर रहे हैं। फ़लस्तीन की कमेटी, फ़लस्तीन के ऊपर जो सबसे अहम अब तक APC हुई, PTI ने कहा जी हम उसका बाइकआउट कर रहे हैं। विदिन 12 आवर जाके वाइनी तरमीम की कमेटी में बैठ गए। फिर उन्होंने कहा कि हम शाम को एहतजाज करेंगे, फिर 3 घंटे बाद जो है वो कैंसिल हो जाता है। इस एहतजाज में देखें ना, लोग तभी शामिल होंगे जब मौजूदा जो लीडरशिप है वो तो आगे आए ना। वो कोई जो है वो बैठा हुआ है लंदन, कोई अमेरिका, कोई जो है वो अफ़गानिस्तान में बैठा हुआ है, कोई जो है वो KP में बैठा हुआ है, कोई पता नहीं किधर बैठा हुआ है, और वहाँ से जो है वो ट्विटर के ऊपर अपने वीडियो बना के डाली जा रहे हैं कि बाकी सारे आ जाएं तो तू चढ़ जा सूली हराम भली करेगा। इस तरह तो नहीं होता ना। एक बचगाना मेरा ख्याल है इस वक्त लीडरशिप का रोल है। इस वक्त इसके अलावा कोई हल नहीं है कि डॉक्टर आरिफ अलवी
اسد کیسر، علی امین گنڈاپور اور عمر ایوب، یہ 4 لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھیں، وہ سیاسی فیصلوں کا بوجھ اٹھائیں، وہ جیل میں جائیں، شاہ محمود قریشی صاحب سے ملیں، اعجاز چودھری صاحب سے ملیں، محمود الرشید صاحب سے ملیں، ان لوگوں سے مل کے پھر وہ ایک سیاسی لاحمل اختیار کریں اور عمران خان کو جیل سے باہر لائیں۔ اس وقت عمران خان جیل میں ہیں، ان کا پورا خاندان، ان کی بیوی، ان کے جو بہنیں ہیں جیل میں ہیں، ان کے بھتیجا جیل میں ہے۔ ایک خاندان نے اتنی قربانی دی ہے تو اس کی قربانیوں کے اوپر مذاق تو نہ کریں آپ۔ یہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان سے ملاقات نہیں ہو رہی تو جن سے ہو رہی ہے جیل میں، محمود الرشید صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، بڑے جید لوگ ہیں، اسد کیسر صاحب کو، عارف علوی صاحب کو، عمر ایوب صاحب کو، ان لوگوں کے پاس جا کے ایک حکمت عملی بنانی چاہیے اور پھر اناؤنس کرنا چاہیے۔ یہ جس طریقے سے بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں فلانا نے کہہ دیا جی اپنا احتجاج ہوگا شام کو، پھر اگلے دن کینسل کرنا پڑ جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں آپ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں تو پھر ان کو تو اعتماد میں لے کے کریں، محمود اچکزئی صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں تو ان کو تو اعتماد میں لے کے کریں۔ جب تک ایک بڑا الائنس آپ نہیں بناتے جماعت اسلامی کے ساتھ، جی ڈی اے کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، وکیلوں کے ساتھ، کیسے آپ احتجاج کر سکتے ہیں؟ سوائے اپنے 1000 کارکن صرف اسلام آباد سے گرفتار ہوا ہے، 700 اس وقت جیلم کی جیلوں میں ہے، اس کے بعد جو ہے وہ لاہور میں علیحدہ گرفتار ہیں، ملتان میں علیحدہ گرفتار ہیں، تو غریبوں کے اوپر یہ ظلم تو نہ کریں کم از کم۔ سر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کل ہوئی اور ساتھ ہی ختم ہوتے ہی ڈبل اجلاس بلا لیا گیا اور اس میں جو ارکان ایس سی او کانفرنس جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ دنیا کے 24% علاقے اور 42% آبادی کے کا الائنس ہے، اور یہ ایک جو لیکن ابھی تک ظاہر ہے پاکستان کو اور انڈیا دونوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے ویسٹرن الائنس میں جانا ہے یا انہوں نے رشیا چائنا الائنس میں جانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک ہماری اپنی ایک پرابلمز ہیں، وہ ایک پیچیدہ پرابلم ہے۔ اس کے بعد میں بہرحال ایک کامیاب سمٹ جو ہے وہ یہاں پاکستان میں ہوا ہے، اور اس کے اوپر اس کی جو عمران خان نے 22 میں وہاں پہ گئے تھے، اس سے پہلے بھی وہاں پہ اس میں وہ گئے تھے، تو یہ ایک سمٹ پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے۔ رشیا چائنا کے ساتھ ہمارے قریبی تعلقات ہونے بڑے اہم ہیں، اس لیے آپ دیکھیے رشیا کا 76 رکنی وفد جو ہے وہ اس اجلاس کے لیے پاکستان میں آیا۔ تھینک یو تھینک یو سر۔